Hello everyone, I am Pooja and welcome to my channel K Drama Lover Focus UPSC. वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1498 में वास्को डी गामा ने केप रूट की डिस्कवरी कर ली और उसके बाद इंडिया के मालाबार रीजन पर पहुंचा। मालाबार रीजन जो इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट लाइन का कहा जाता है, जो कोंकण से लेकर कन्याकुमारी तक स्ट्रेच्ड है। आज यहाँ पर इसे केरला कहते हैं। और जिस समय वास्को डी गामा यहाँ पर पहुँचे उस समय यहाँ पर छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे। ये बेसिकली एंशियंट एरा के चेरा एम्पायर के 11th सक्सेशन स्टेट्स थे। और इन 11 मेजर सक्सेशन स्टेट में जिसमें वास्को डी गामा पहुँचे थे वो किंगडम था कैलीकट, जिसे हम केरला कहते हैं और आज हम इसे कोझिकोड के नाम से जानते हैं। और उस समय ये सोवरेन हिंदू किंगडम हुआ करता था जिसको रूल कर रहे थे नेदुयरप्पु स्वरूपम। लोग इन्हें स्वामी सामूथिरी कहा करते थे, जिसका मतलब होता है हेड ऑफ द हाउस, और इसी से बना है जमोरिन। इसलिए वास्को डी गामा नेदुयरप्पु स्वरूपम को सामूथिरी की जगह जमोरिन कहा होकर पुकारा करते थे। सभी बुक्स में जमोरिन राजा के नाम पर मिलता है। तो जब वास्को डी गामा कैलीकट पहुँचे तो जमोरिन ने उन्हें बहुत ही वार्मली रिसीव किया और अपने एरिया में ट्रेड करने की परमिशन भी दे दी। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो केप रूट है ये अरेबियन सी से पास होता है और अरेबियन सी में उस समय अरब ट्रेडर्स की मोनोपोली हुआ करती थी। तो पोर्तुगीज़ की इस एरिया में प्रेजेंस अरब ट्रेडर्स के लिए एक थ्रेट बन गई थी। और ऑब्वियस सी बात है कि वास्को डी गामा अरब ट्रेडर्स को यहाँ पर भी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये तो तय ही हो गया था कि वास्को डी गामा और अरब ट्रेडर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं अरब ट्रेडर्स का पलड़ा भारी था, क्योंकि अरब ट्रेडर्स की पहले से यहाँ पर मोनोपोली थी और जमोरिन की नज़र में भी अरब ट्रेडर्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। और उधर वास्को डी गामा एक पोर्तुगीज़ थे और पोर्तुगीज़ रिलीजियस फैनेटिस्ट हुआ करते, जो कि मुसलमानों को अपना कट्टर दुश्मन समझते थे। तो इसका मतलब ये है कि पोर्तुगीज़ और अरब ट्रेडर्स के बीच में कमर्शियल इंटरेस्ट का क्लैश था ही था, साथ ही साथ रिलीजियस इंटरेस्ट का भी क्लैश था। बट इसके बावजूद वास्को डी गामा और अरब ट्रेडर्स के बीच में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये था कि वास्को डी गामा यहाँ पर सिर्फ 3 महीने रुके और उन्होंने ट्रेड के पर्सपेक्टिव से यहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी, उन्हें अपने जहाज़ में भरा और वापस पोर्चुगल चले गए। और पोर्चुगल पहुंचकर जब उन्होंने इस चीज़ों को यूरोप के मार्केट में बेचा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके ट्रिप पर जितना भी उनका खर्चा हुआ था उसका 60 टाइम्स गुना उन्हें मिला। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और कहा जा सकता है कि ये उस समय की सबसे बड़ी खबर थी। वास्को डी गामा की सक्सेस को देखकर दूसरे पोर्तुगीज नेविगेटर्स का मन हुआ कि वो भी इंडिया जाएं और वहाँ से सामान खरीदकर यहाँ पर लाएं और बहुत ही मुनाफे पर उनको बेचें। लेकिन पोर्चुगीज रूलर मैनुअल फर्स्ट, जिन्होंने 1495 से लेकर 1521 तक रूल किया, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि पोर्चुगीज़ की जितनी भी ट्रेड मिशन है वो एक स्टेट इंटरप्राइज है। इसका मतलब ये हुआ कि पोर्चुगीज़ के जितने भी ट्रेड मिशन हैं वो सिर्फ सरकार कंडक्ट करेगी, वो सरकारी काम है। ये काम सरकार का था और सरकार ही डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट लेवल मिशन को लेकर इंडिया कौन जाएगा। और फाइनली 1500 AD में ये डिसाइड किया कि पेड्रो एल्वारेज कैब्रल पहले से भी बड़े फील्ड को लेकर इंडिया जाएंगे। बड़ा फ्लीट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ लेकर। तो पेड्रो एल्वारेज कैब्रल जब इंडिया पहुँचे तो वो भी वापस से जमोरिन की टेरिटरी में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जमोरिन की परमिशन से कैलीकट में एक फैक्ट्री लगा दी। कैलीकट में एक गोडाउन है जहाँ पर जिन चीज़ों में ट्रेड करते हैं उन सब चीज़ों को आप खरीद के अपने पास रख सकते हैं। और क्योंकि हम लोगों ने कहा कि पेड्रो एल्वारेज कैब्रल यहाँ पे बड़े फील्ड के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री भी जमा ली, इस चीज़ से अब अरब ट्रेडर्स को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। उन्हें लगने लगा था कि पोर्चुगीज़ यहाँ पर अपने पैर जमाने लगे हैं और इसीलिए पोर्चुगीज़ और अरब ट्रेडर्स के बीच झड़पें होना शुरू हो गई और ये जो वायलेंट क्लैशेस हैं वो दोनों तरफ से होने लगे।
अरब ट्रेडर्स इनकी फैक्ट्री पर हमला कर रहे थे और पोर्चुगीज अरब ट्रेडर्स की शिप्स को बर्बाद कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी मारकाट मचनी शुरू हो गई। ज़ैमुरिन को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई कि पोर्चुगीज़ यहाँ पर आकर दंगे कर रहे हैं। उन्होंने पोर्चुगीज़ को वार्न किया कि आप यहाँ पर किसी भी तरह के कोई दंगे नहीं करोगे और अगर करना है तो ट्रेड करो, लेकिन शांति से करो। ज़ैमुरिन का एटीट्यूड देखकर पेड्रो अल्वारेज कैब्राल काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसे लगने लगा था कि ज़ैमुरिन अरब ट्रेडर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा पार्शियल है और इसी इंसिडेंट ने पोर्चुगीज़ को ज़ैमुरिन के अगेंस्ट कर दिया। कैब्राल ने ज़ैमुरिन के खिलाफ भी हथियार उठा लिए, लेकिन अरब ट्रेडर्स और ज़ैमुरिन ने मिलकर कैब्राल को हरा दिया और इसी तरह पेड्रो अल्वारेज कैब्राल का इंडिया में कार्यकाल समाप्त हो गया और 1501 में वो वापस पोर्चुगल चला गया। इसके अगले साल 1501 में वास्को डी गामा पहले से भी बड़े फ्लीट के साथ भारत आया, लेकिन इस बार वो अपने साथ सिर्फ सेलर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे नेवल ट्रूप्स भी लेकर के आया था और इससे पहले कि वो कैलिकट पहुंचता उसकी खबर ज़ैमुरिन तक पहुंच चुकी थी। एक्चुअली बात यह है कि वास्को डी गामा पूरी प्लानिंग के साथ भारत आया था और अरेबियन सी में इसको जितने शिप्स दिखे थे उन सबको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनफैक्ट जो शिप हज के लिए जा रहा था उस पर भी उसने अपना कहर बरपा दिया और इन खबरों को सुनकर ज़ैमुरिन तो दिल से बैठ गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही वास्को डी गामा है जिसका उसने इतना वार्म वेलकम किया था, लेकिन अब उसके पास करने के लिए बचा भी क्या था। कहीं ना कहीं उसके मन में डर तो था। उसने वापस से वास्को डी गामा को वेलकम किया और वास्को डी गामा भी जानता था कि इस समय ज़ैमुरिन डरा हुआ है। वास्को डी गामा ने ज़ैमुरिन को कहा कि अब अपने एरिया से जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सबको बाहर निकालो, लेकिन ये करना ज़ैमुरिन के लिए पॉसिबल नहीं था। उसने साफ इनकार कर दिया। इस चीज़ से वास्को डी गामा और ज़्यादा नाराज़ हो गया और शुरुआत हो गई वास्को डी गामा और ज़ैमुरिन के बीच एक तनाव की। वास्को डी गामा ने कैलिकट में ही रहकर फोर्सफुली आसपास के एरियाज़ में फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया। उसने कन्नानूर, कोचीन और कैलिकट इन 13 एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ बनाई और ना सिर्फ फैक्ट्रीज़ बनाई, उनके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन भी किया और इस तरह भारत में ये 3 पोर्चुगीज सेटलमेंट बनकर तैयार हुए। और इसके बाद 1503 में वास्को डी गामा वापस अपने देश पोर्चुगल चले गए। पोर्चुगल के राजा मैनुअल फर्स्ट को जब पता कि भारत के कन्नानूर, कैलिकट और कोचीन में पोर्तुगीज सेटलमेंट्स बन चुके हैं तो उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भारत एक रेजिमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भारत में एक अपॉइंटमेंट किया जाना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले पोर्चुगीज गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि हर साल भारत में एक नेवल मिशन भेजा जाए, लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि भारत में ही एक रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा जिसका टेन्योर होगा 3 इयर्स और इस काम के लिए चुना गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को। इन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप भारत में रहकर पोर्चुगीज की पोजीशंस को कंसोलिडेट करोगे और साथ ही साथ मुस्लिम ट्रेड को वहां पर खत्म करोगे। इस काम के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वायसरॉय ऑफ इंडिया की पोजीशन दी गई। तो बेसिकली रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोजीशन थी उसको वायसरॉय ऑफ इंडिया की पोजीशन भी कहा जा सकता है। इस तरह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले पोर्चुगीज वायसरॉय ऑफ इंडिया बने। इनका हेडक्वार्टर था कोचीन में और ये भारत में 1505 से लेकर 1509 तक रहे। इनके बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज वायसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे अल्फांसो दी अल्बुकर्क की 1509 से लेकर 1515 तक रहे। इनके बाद जो नेक्स्ट पोर्चुगीज वायसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे नीनो दे कुन्हा इंडिया में 1529 से 1538 तक रहे। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों ही पोर्चुगीज़ वायसरॉय ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच।